सो 8 डे 7 बैंड चैलेंज जो अपन ने सीरीज़ शुरू की है उसका आज है डे नंबर 3। सो मैं आपको पहले ही बता दूं, जिन बच्चों ने पहले वाले जो 2 वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा फर्स्ट और सेकंड डे को, वो पहले देख कर आए, फिर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आज की वीडियो में आप करेंगे राइटिंग में करेंगे टास्क 2 का स्ट्रक्चर और उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन, रीडिंग में करेंगे आप हेडिंग्स, लिसनिंग में करेंगे आप हाउ टू डील विद MCQs। बहुत अच्छी ट्रिक है, वो देखना आप, बहुत अच्छे से समझ आएगी। और स्पीकिंग में करेंगे आप अपना क्यू कार्ड को कैसे बनाना है उसका स्ट्रक्चर। सो इन वीडियोस को देखने के बाद मुझे लगता है किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और ऑब्वियस है ऐसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके 7 बैंड कहीं पर भी नहीं जाने वाले। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, और उससे भी पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो मिलते हैं आप वीडियो में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो वेलकम टू द वीडियो गाइज। सो आपको जैसे पहले पता चल ही चुका है कि आज 8 डे 7 बैंड का है डे नंबर 3। सो आज आप अपनी वीडियो शुरू करते हैं अपने राइटिंग मॉड्यूल में। राइटिंग मॉड्यूल से अपनी ये वीडियो आप स्टार्ट करते हैं, और राइटिंग में आज आप करेंगे टास्क 2 की फॉर्मेशन। क्या क्या चीज़ें चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको मिलेगी इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहना, और नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो पहले सब्सक्राइब ही कर दो। चलो देखो, सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं इंट्रो की। देखो इंट्रो में जो मेन गलती क्या करते हैं, जो स्टूडेंट ये कहते हैं भी हमने सर लिख के तो बहुत अच्छा आए थे लेकिन बैंड आए 6। कई कहते हैं सर मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लिख के आया था लेकिन बैंड आए हैं 6 क्या 5.5 भी रह जाते हैं कईयों के। वो क्यों रहते हैं, उसका कारण आपको इस वीडियो में आज प्रॉपर पता चलेगा क्यों रहते हैं। देखो क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर क्या है, स्टूडेंट क्या है, टेम्पलेट्स जो हैं वो रट लेते हैं। टेम्पलेट्स रट्टी वो बिल्कुल ही गलत है, उसके 0 बैंड हैं। क्यों, वो मैंने पीछे वाली वीडियोस वगैरह सब में डिटेल से बताया हुआ है। क्योंकि वो चीज़ें क्या होती हैं, मेमोराइज होती हैं, और बैंड डिस्क्रिप्टर कहता है कि जो भी चीज़ मेमोराइज है उसके लिए आपको 0 बैंड मिलेगा। और ऐसे ही जो बच्चे अपने इंट्रो स्टार्ट करते हैं जनरल लाइन से या फिर किसी कनेक्टर से, जैसे नाउ डेज से शुरू कर दिया, इन द मॉडर्न एरा से शुरू कर दिया, ऐसे वर्ड, या फिर जनरल लाइन लिख दी, जैसे मान लो आपको स्मार्टफोन पे आ गया कोई भी ऐसे, और आपने ऐसे शुरू कर दिया भी टेक्नोलॉजी वाली कोई जनरल लाइन डाल दूँ। देखो वो चीज़ से कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो एक मेमोराइज्ड लाइन है, उससे ऐसे स्टार्ट नहीं करना, कोई बैंड नहीं मिलेगा। इससे उल्ट क्या होगा, आपका इंप्रेशन डाउन जाएगा। सो सबसे पहले आपने इंट्रो में क्या करना है, कभी भी अपना ऐसे जनरल लाइन से स्टार्ट नहीं करना। ऐसे कैसे स्टार्ट करना है, नॉर्मल, इट इज़ seen that, it can be seen that, it is believed that, it is considered that, ऐसे इन वर्ड से नॉर्मल ऐसे स्टार्ट करना है। मैं दिखाऊंगा आपको, एक सैम्पल भी दिखाऊंगा, पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर समझा दूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, इंट्रो में कभी भी जनरल लाइन ऐड नहीं करनी। देन क्या करनी है, डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग करनी है। करनी है। और पैराफ्रेजिंग में ये नहीं है भी आप हर एक चीज़ की सिनोनिम ढूंढो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। अपने IDP ने सीधा कहा हुआ है भी अगर आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हो, अगर आप एक वर्ड का भी सिनोनिम लिख देते हैं ना, वो भी पैराफ्रेजिंग में ही मानी जाएगी। सो अगर आपको सिनोनिम नहीं पता, गलत लिखने से अच्छा है कि आप उसको रिपीट कर दो। सो गलत नहीं लिखना, क्योंकि जो वर्ड्स आपने याद किए हुए हैं ना, जैसे कई बच्चों ने मेरिट्स डीमेरिट्स का या फिर प्रोज कॉन्स, ऐसे वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, उसका सिनोनिम का मतलब अलग ही निकलता है, लेकिन अपने माइंड ने वो सेट किया हुआ कि उसका मतलब है एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो चीज़ें गलत है। सो पैराफ्रेजिंग में क्या करना है, आपने नॉर्मल पैराफ्रेजिंग करनी है जो ईजिली समझ आए। सो सबसे पहले क्या करना है, अपने इंट्रो कैसे स्टार्ट करना है, नॉर्मल पैराफ्रेजिंग से, ठीक है। अपने नॉर्मल पैराफ्रेजिंग से शुरू कर दिया। उसके बाद जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं थेसिस लिख देते हैं। थेसिस, जो दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ऐसे, वो भी बिल्कुल गलत है। सो आपने क्या सीखा, आपने सीखा इंट्रो में ना तो जनरल लाइन डालनी है, ना आपने सीखा ना तो थीसिस स्टेटमेंट डालनी है, क्योंकि ये दोनों ये चीज़ें क्या है, वो एक मेमोराइज्ड लाइनें हैं। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इंट्रो में तो बैंड 0 मिलने हैं, इंप्रेशन जाएगा डाउन। सो आपको इस चीज़ के बैंड नहीं मिलेंगे। सो
लिखना क्या है सर, फिर आपको सर आपने जनरल लाइन कटवा दी थी, ऐसी करवा दी, रह क्या गया पीछे, देखो क्या रह गया, 9 बैंड डिस्क्रिप्टर खोलोगे ना आपको सीधा वहाँ पे 9 बैंड ऊपर लिखा मिलेगा। 9 बैंड कहता है एक तो आपकी जनरल लाइन होनी चाहिए, प्लस दूसरा वेल डेवलप्ड क्वेश्चंस का जो आंसर होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर आपको ऐसे आ गया टू व्हाट एक्सटेंट वाला, तो सीधा आपने जनरल लाइन करनी है और उसके बाद सीधा उस क्वेश्चन का आंसर देना भी, आप उस चीज़ से किस हद तक एग्री हैं, टू व्हाट एक्सटेंट सीधा लिखो, आई एम पार्शली, आई एम लार्जली एग्री, और साथ में उस एग्री के आपने देने हैं रीजंस भी, क्यों एग्री हैं। मतलब कहने का भी आपने 2 छोटे छोटे आइडियाज़ जो आपने लिखने हैं उनको इंट्रो में ब्रीफली डिस्क्राइब करके जाना है। मान लो आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का आ गया, पहले पैराफ्रेजिंग की, फिर आपने कहा भी इसके फ़ायदे हैं और फ़ायदे क्या क्या हैं उसको लिखो, इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस को भी 1-2 पॉइंट्स लिखकर फिर आपने आगे जाना है। कहीं पे ऐसे नहीं लिखना दिस ऐसे एक्सप्लिकेट इन द अपकमिंग पैराग्राफ, मैं एक्सप्लेन करूँगा, या जनरल लाइन नहीं डालनी, गलत हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आपने इंट्रो लिखनी है। लेट्स सी, देखिए ये अपने पास एक टॉपिक है, मोर एंड मोर वाइल्ड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मोर एंड मोर एनिमल आर द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड अदर आर ऑन द एंडेंजर लिस्ट। कह रहे हैं भी बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो ख़त्म होने की कगार पर हैं और दूसरे क्या हैं, एंडेंजर लिस्ट में हैं। ठीक है, व्हाट आर द रीज़न, क्या रीजंस हैं, हाउ कैन इट सॉल्व। कहने का मतलब है इसके ना, मतलब एक तो आगे भी क्या रीज़न और सोल्यूशन, ये ऐसे है। तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है भी सिर्फ पैराफ्रेजिंग करनी है और दूसरा जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देना है, सिर्फ इतना। देखो किसी भी नॉर्मल चीज़ से मैंने कहा था कैसे शुरू करना है, इट कैन बी सीन डैट मैनी एनिमल स्पीसीज आर रीचिंग ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पे एक्सटिंक्शन का एक्सटिंक्शन लिखा मैंने, एनिमल्स का एनिमल्स लिखा, आर का आर लिखा, वर्ज को मैंने लिख दिया एज ऑफ एक्सटिंक्शन, बस। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि सिर्फ देना है आपने क्वेश्चन का आंसर, व्हाट आर द रीजन। सो मैं सीधा क्या लिखा, दिस कैन बी कोज्ड बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। मैंने लिखा एक तो डिस्ट्रक्शन उनकी हैबिटेट की, कहने का मतलब है डिफॉरेस्टेशन, भी जंगल काट रहे हैं उसके कारण जो एनिमल्स हैं मर रहे हैं, और दूसरा क्या है, ओवर हंटिंग। तो मैंने 2 रीज़न ऐसे इसमें बता दिए, मैंने एग्जामिनर को बता दिया भी। अब मैं इन चीज़ों को आगे वाले बीपी में जस्टिफाई करूँगा। और दूसरा क्या था, उन्होंने पूछा सोल्यूशन। सो द सोल्यूशंस आर बैनिंग द डिफॉरेस्टेशन। मैंने क्या लिखा है भी, अगर आपा क्या करनी है, डिफॉरेस्टेशन को बैन करना है और इम्पोज स्ट्रिक्ट लॉ, और हंटिंग के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉ इम्पोज करनी है। तो सीधा सिंपल ये जो इंट्रो है, ये इंट्रो अकॉर्डिंग टू मैंने लिखा हुआ 9 बैंड। तो आप देख सकते हो जाकर कहीं पे भी 9 बैंड के सैंपल में सीधा ऐसे ही होता है, कोई जनरल लाइन नहीं होती, कोई थीसिस नहीं होती, किसी भी तरह का कनेक्टर नहीं होता। सो ऐसे इंट्रो लिखनी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है अपने। देन आपने BP1 में क्या लिखना है, BP1 कभी भी टू कमेंस विद, टू बिगिन विद से शुरू नहीं करना, क्योंकि कनेक्टर जितने ज़्यादा आप कनेक्टर लगाओगे उतने ही बैंड कम हो जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, टू कमेंस विद पहला कनेक्टर, टू एक्सप्लेन विद दूसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरा, मोर ओवर चौथा, 10 या देयरफॉर 5। एक BP में 5-5 कनेक्टर। और 6 बैंड पे बैंड डिस्क्रिप्टर पे लिखा हुआ है, अगर आप ओवर यूज़ करते हो कनेक्टर्स का तो आपके 6 ही बैंड रहने हैं। तो 9 बैंड में लिखा हुआ भी ठीक है कनेक्टर यूज़ करने हैं, ये नहीं कह रहे भी कनेक्टर यूज़ ही नहीं करने, लेकिन वहाँ पे करने हैं जहाँ पे ज़रूरत है। अब आपकी BP के स्टार्टिंग में कनेक्टर यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। सो कभी भी BP में आपने कनेक्टर्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। और BP में आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप एग्ज़ाम्पल लिखते हो कोई भी सर्वे का परसेंटेज वाला, कोई BBC न्यूज़, कोई न्यूज़ ऑफ कोई भी हेडलाइन, ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने, ये बिल्कुल IDP के अगेंस्ट है। मैंने पहले डिटेल में वीडियो डाली हुई है, प्रॉपर वहाँ पे आपको प्रूफ दिए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। सो एक तो एग्जाम्पल नहीं डालने, एक कनेक्टर ऐसे नहीं डालने। कैसे डालने मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सीधा शुरू किया, पहले BP में आपको रीजंस पूछे थे, मैंने सीधा शुरू किया द मेन रीज़न बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट स्पीसीज इज। एक तो मैंने दिया था नेचुरल हैबिटेट का लॉस, मतलब डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ देयर नेचुरल शेल्टर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक्सप्लेन की जगह मैंने टू एक्सप्लेन नहीं लगाया, मैंने सीधा लिखा दिस मीन्स दैट ह्यूमन्स आर कंटिन्यूसली कटिंग डाउन द ट्रीज फॉर देयर पर्सनल यूज लाइक
मेक हाईवेज एंड रोड्स इन द फॉरेस्ट एरिया। सीधा मैंने लिखा भी जो है ह्यूमंस क्या है कंटिन्यूसली कट डाउन कर रहे हैं ट्रीज़ का ताकि वो फॉरेस्ट में से हाईवेज निकाल दे। उससे कैसे लॉस हो रहा है, अब एग्जांपल कैसे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। अब रोड्स का मैंने आइडिया लिखा था, मैंने लिखा मैनी डियर एक्सीडेंट केसेस आर नोटिस्ड वर्ल्ड वाइडली। सो सीधा सीधा मैंने लिख दिया कि डेवलपमेंट ऑफ रोड के कारण जो डियर के एक्सीडेंट नोटिस किए गए बहुत ज़्यादा, सो मर रहे हैं ना, तो इसीलिए अब मैंने क्या पहला कनेक्टर यहाँ पे यूज़ किया, सेकंड कनेक्टर यहाँ पे मैंने पहले कोई कनेक्टर नहीं लगाया। दूसरा मैंने ओवर हंटिंग लिखा था, हंटिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ दिस इशू। जब भी आपने कोई दूसरा आइडिया डालना है सीधा यहाँ पे लिखो डैश इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ दिस इशू। सीधा आप ऐसे लाइन लिख सकते हो जब भी आप सेकंड आइडिया डालो, ठीक है। अब इसको मैंने एक्सप्लेन कैसे किया, एज हंटिंग इज गोइंग आउट ऑफ द लिमिट बिकॉज इट बिकम अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस टू किल ए यूनिक एलिमेंट एंड सेल देयर डिमांडेड पार्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अफ्रीका वास्ट अमाउंट ऑफ एलिफेंट्स आर किल्ड टू गेट देयर टस्क। मैंने लिखा भी अफ्रीका में एग्जांपल डाला भी अफ्रीका में बहुत से एलिफेंट्स को किल किया उनके टस्क मतलब उनके दांत बेचने के लिए। सो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस के लिए बहुत बंदे क्या है किल कर रहे हैं। 10 ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल मोस्टली, सो ह्यूमंस आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल। इसमें आपको अभी मैं टास्क लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें बीपी में होने चाहिए, क्या क्या इंट्रो में। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि एक तो हमने बीपी स्टार्टिंग से कनेक्टर लगा के टू कमेंट्स टू बिगिन विद लगा के नहीं शुरू करना, एक ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना, ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना ऐसे को, ठीक है। दूसरा आपने सीखा कि आपने कभी भी एग्जाम्पल सर्वे वाला नहीं डाला, नॉर्मल। मैंने देखो इसमें क्या है, मैंने एक भी कोई ऐसा वर्ड नहीं डाला वो कैप का जो आपको आता ही नहीं। सो कहने का मतलब ये है वोकैबुलरी यूज़ करनी है, लेकिन वो करनी है जो आपको पता है, जो एग्जामिनर को भी पता है। अगर आप ऐसी वोकैब डालोगे जो एग्जामिनर को भी नहीं पता तो उसके बैंड आपके कट जाएंगे, ठीक है। 9 बैंड पे सीधा सीधा लिखा हो वोकैब यूज़ करो, लेकिन वो करो जो नेचुरल है। सो नेचुरल वोकैब वो होती है जो सभी को पता होती है। आप ऐसे वर्ड यूज़ करते हो एग्जामिनर को भी डिक्शनरी खोलनी पड़ जाती है, ठीक है। आप ओवर कम्प्लेक्स कर देते हो बीपी को। सो ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं करना, ओवर यूज़ भी नहीं करना किसका, कनेक्टर्स का, ना ही ओवर कॉम्प्लेक्स यूज़ करना है वो कैप डाल के। सो 2 बातें आप 3-4 बातें आपको मैंने सिखा दी, ठीक है। ऐसे ही सेम जैसे पहला बीपी बनाया वैसे ही सेम मैंने दूसरा बीपी बनाया, कोई कनेक्टर से शुरू नहीं किया, सीधा लिखा द सोल्यूशन विच कैन बी टेकन टू प्रोहिबिट द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ह्यूमन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल और रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट किया जाए अगेंस्ट हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे मैंने कोई टू एक्सप्लेन इन अदर वर्ड्स लिखा, गवर्नमेंट ऑफ एवरी नेशन शुड इंट्रोड्यूस न्यू लॉज की बात की, अवॉइडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे मत बनाए जाए फॉरेस्ट एरिया में। प्रिजन सेंटेंस शुड बी इम्पोज ऑन किलिंग एनिमल्स, और एनिमल जो किल करते हैं उनको प्रिजन सेंटेंस होनी चाहिए। पहला कनेक्टर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ मेरा। और मैंने कोई भी एग्जांपल में कोई भी मतलब सर्वे नहीं डाला, परसेंटेज नहीं डालनी, नंबरिंग आ सकती है, परसेंटेज नहीं आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कंट्री विच बिकम कैपेबल टू रिटेन द काउंटिंग ऑफ कंगारू हु आर एक्सटिंक्शन। मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जो जिसने रिटेन कर लिया अपनी जो काउंटिंग्स जो कम हो गई थी कंगारूस की। क्यों की हुई, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन लागू किए। सो ऐसे नेचुरल से एग्जाम्पल्स डालने हैं जिसमें लगे भी हाँ अभी बच्चे को पता है, ठीक है। हंस इफ़ हायर अथॉरिटीज़ गेट इन्वॉल्व वी बी एबल टू सेव द वाइल्ड एनिमल। अगर हायर अथॉरिटीज़ आ जाएँ तो हम वाइल्ड एनिमल को सेव कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपने अपना बीपी लिखना है। नो कनेक्टर्स, ज़्यादा कनेक्टर्स नहीं डालने, स्टार्ट नहीं करने, ठीक है। सर्वे वाला एग्जाम्पल नहीं डालना, ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, ओवर यूज़ ऑफ वोकैबुलरी नहीं करना। सो ये चीज़ें आपके बीपी में होनी चाहिए। और कंक्लूजन में कोई भी ऐसा वर्ड टू रेप्टिकुलेट कुछ नहीं डालना, गलत होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिंपली टू कंक्लूड्स although by hunting or deforestation we are losing some important species of man, we can also mitigate this problem by indulgence of एडमिनिस्ट्रेशन। सो अपना सीधा जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दिया। सो इस तरीके से था अपने ऐसे करना है। सो आज मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताया है, स्ट्रक्चर आपने सीखा। तो स्ट्रक्चर में आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। इंट्रो में क्या करना है, इंट्रो में जनरल लाइन नहीं डालनी, थीसिस नहीं डालनी, ओनली क्या डालनी है, आपने डालनी है पैराफ्रेजिंग और डायरेक्ट आंसर क्वेश्चंस का। सो ये 2 चीज़ें डाली हैं 9 बैंड के लिए। और बीपीज़ में क्या नहीं डालना, बीपी में कनेक्टर से भी स्टार्ट नहीं करना आपने, ओवर
यूज़ नहीं करना कनेक्टर्स का, हाईली वोकैब नहीं डालनी आपने, ठीक है। सर्वे वाला एग्जाम्पल नहीं डालना, डालना क्या है, नॉर्मल, नेचुरल एंड जेन्युइन राइटिंग डालनी है। राइटिंग के वही बैंड मिलेंगे जो इजी टू अंडरस्टैंड होगी, जो एग्जामिनर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगी। जो आपने अगर ओवर कॉम्प्लेक्स कर दी तो वो बैंड नहीं मिलेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड के ही 6.5 प्लस बैंड है। मैं आपको 8-9 बैंड का कोई दिखावा नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा भी ऐसे लिख के आओगे तो 6.5 प्लस मिलेंगे, 100% गारंटी है और आए भी हैं बच्चों के रिजल्ट। सो ये थी आज की अपनी राइटिंग की क्लास। तो कल अपन जो अगला नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी तब आपको मैं ऐसे लिख कर दिखाऊँगा आपके सामने। सो ये तो थी राइटिंग की क्लास, ठीक है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट रीडिंग की, अपन लास्ट में करेंगे। उससे भी पहले अपन करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग में क्या है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। देखो मल्टीपल चॉइस के लिए आपको 2-3 स्ट्रेटजीज मैं आज लेकर आया हूँ। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो, मान लो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादातर किस में आते हैं, अपने सेक्शन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, जितनी ज़्यादा बार हो सके मल्टीपल क्वेश्चन 3rd सेक्शन वाले रीड कर लेना, क्योंकि जो 3rd सेक्शन वाले आते हैं वो होते हैं लॉन्ग टेल, ज़्यादातर लॉन्ग टेल वाले ऑप्शंस होते हैं। मान लो आपको पहले सेक्शन में टाइम मिला है, पहले सेक्शन में कोई इतना वो नहीं होता, वो जल्दी जल्दी पढ़े जाते हैं, उसका जो टाइम होगा वो आपने 3rd में यूटिलाइज़ करना है। 2-3 वहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। फिर आपको 2nd सेक्शन का टाइम मिलेगा, फिर आपने 3rd सेक्शन वाले थोड़ी सी रीड कर लिए। जब 3rd का मिलेगा तब तो करनी है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा बार रीड करोगे उतने अच्छे से आपके माइंड में ऑप्शंस जो हैं वो बैठेंगे। ऑप्शंस को आपने कैसे एनालाइज करना है, कैसे एनालाइज करना है, नंबर 1 आपने पहले तो कीवर्ड्स मार्क करने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स किसके, एक तो क्वेश्चंस के भी करने हैं और ऑप्शंस के भी करने हैं, दोनों के कीवर्ड आपने मार्क्स कर लेने हैं, ठीक है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो कीवर्ड्स आए हैं उनके सिनोनिम्स का भी ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से गलत हो सकता है, क्योंकि लिसनिंग क्या है, पूरी ट्रैप होती है ये। इसमें क्या है भी, लोग ट्रैप डालते हैं लिसनिंग वाले। ट्रैप मतलब डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको। कैसे, स्ट्रेटजी नंबर 1, डोंट इमीडिएटली पिक अप द फर्स्ट आंसर चॉइस यू हियर। कभी भी जो आपने पहला ऑप्शन सुना, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, दी जॉन वॉज, व्हेन वॉज द जॉन रीच एट द स्टेशन, ठीक है, कब वो स्टेशन पे रीच करेगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं 7:30, 8:30, 9:30, 10:30। मान लो जॉन ने कह दिया मैं 7:30 पे पहुंच गया, आपने जल्दी जल्दी 7:30 पे लिखा दिया। उसके बाद हो सकता है कि आपने जब उससे ध्यान हटाया तब वो बोले नो 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 सॉरी आई हैव अ वर्क, आई विल बी देयर एट 8:30। क्या पता वो 8:30 पे हो, क्योंकि आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि सारे ऑप्शन बोल दिए, अब क्या करूँ, यहाँ तो सारे ऑप्शन आते हैं। सो आप क्या करते हो, वही ऑप्शन लगा देते हो जो आपने सबसे पहले सुना। ये गलती कभी नहीं करनी, सबसे पहले वाला ऑप्शन कभी नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो हमेशा गलत होगा, क्योंकि वो आपको ट्रैप में फंसाते हैं। सो जब तक उस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन वो बोली जा रहा है तब तक आपने आंसर नहीं लगाना। अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ओनली रेस्क्यू बर्ड्स डैट आर, ओनली रेस्क्यू बर्ड्स डैट आर, वही बर्ड रेस्क्यू होंगे जो ऑल अलोन है, सिटिंग ऑन द ग्राउंड है, सिटिंग ऑन द ग्राउंड। और 3rd यहाँ पे लिखा हुआ है, 3rd यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंजर्ड है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वही बर्ड ही रेस्क्यू होंगे, ऑप्शन ए जो अलोन है, ऑप्शन बी जो सिटिंग ऑन द ग्राउंड है, ऑप्शन सी जो इंजर्ड है। अब इसमें क्या होगा, वो बोलेंगे 3 के 3 बोलेंगे, लेकिन आपने आंसर कैसे लगाना है अभी मैं दिखाता हूँ। इसमें क्या है, लिसनिंग की मैंने ये निकाली है भी जो वो बोलते हैं। देखो इसमें 2 बंदे बात कर रहे हैं। पहला बंदा बोला राइट ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट हाउ टू रेस्क्यू द बर्ड। ठीक है, रेस्क्यू द बर्ड क्वेश्चन आ गया, रेस्क्यू बर्ड। सो अपना इन्फॉर्मेशन यहीं से होगी। अब आपने ये देखना है कि किन बर्ड्स को वो रेस्क्यू करेंगे, जो अलोन है उनको, जो ग्राउंड पे हैं उनको, या फिर जो इंजर्ड हैं उनको।
ठीक है। तो वो बोला प्रोबेबली फर्स्ट वी शुड हेल्प द अंडरस्टैंड विच बर्ड नीड रेस्क्यू। तो पहले वो कह रहा है भी मुझे अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किन को आप रेस्क्यू करें। तो दूसरा बंदा कहता है या इट्स रियली इंपॉर्टेंट, कहता है हाँ भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम पीपल सी, बहुत टाइम ऐसा है जब जो लोग हैं वो सोचते हैं बेबी बर्ड्स डैट आर ऑल अलोन। अब अपने को लिख गया ये ऑल अलोन सुन गया, ऑल अलोन सुन गया, लगा दो लगा दो लगा दो, ऑल अलोन सुन गया। आपा ने ये नहीं देखा वो बोल क्या रहा है, अपा ने ऑल अलोन सुना नहीं और जाके लगा दिया। अब हुआ क्या, आपका आंसर गलत क्यों हुआ, अब देखो। ऑल अलोन दे फाइंड ए बर्ड सिटिंग ऑन द ग्राउंड। लो सिटिंग ऑन द ग्राउंड भी आ गया। अब आप हो गए ओ यार ऑल अलोन भी बोल दिया सॉरी सिटिंग ऑन द ग्राउंड भी बोल दिया। अब ए लगाऊँ के बी लगाऊँ, ए लगाऊँ के बी लगाऊँ, ऐसे होने लग गया, डर गए। ठीक है। एंड दे थिंक इट नीड टू बी रेस्क्यू। अब आपने देखा भी रेस्क्यू जहाँ पे भी बोल दिया, मतलब इन दोनों में से ये किया। लेकिन उसने बोला क्या यार, देखो तो सही, बिकॉज ए लॉट ऑफ टाइम, वो कह रहा है भी बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा है जब बंदे सोचते हैं उन बर्ड्स को रेस्क्यू करना चाहिए जो तो अलोन हैं या फिर ग्राउंड पे बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट बंदा कहता है यूजुअली दोज जस्ट बेबी बर्ड लर्निंग टू फ्लाई, कहते हैं वो वही होते हैं जो फ्लाई के लिए लर्निंग करते होते हैं, बेबी बर्ड होते हैं। सो वी शुड एम्फेसाइज, सो हमें उन चीज़ों पे जोर देना पड़ेगा, हमें उन चीज़ों पे जोर देना पड़ेगा, उन मतलब बर्ड्स पे जोर देना पड़ेगा। पीपल शुड ओनली अटैम्प्ट, पीपल को ओनली उन बर्ड पे अटैम्प्ट करना पड़ेगा टू रेस्क्यू द बर्ड डैट आर क्लियरली इंजर्ड, जो क्लियरली इंजर्ड है, जिनका दिख रहा होगा भी हाँ भी ये इंजर्ड है। सो इन दोनों का नहीं आंसर आएगा, सिटिंग ऑन द ग्राउंड या फिर ये वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे। ऑप्शंस क्या आएंगे, ऑप्शन क्या आएगा थर्ड। सो वी पीपल शुड ओनली अटैम्प्ट, बंदों को शुड चाहिए अटैम्प्ट करना, किन बर्ड को अटैम्प्ट मतलब रेस्क्यू करना चाहिए, बर्ड डैट आर क्लियरली इंजर्ड। सो एक बार पढ़ने से जो आपको पहला ऑप्शन मिले उसको नहीं लगाना, पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड करना है। ठीक है, फिर आपका आंसर आएगा। ठीक है, एज यू कैन हियर ऑल थ्री चॉइस आर मेंशन, आपने देखा भी तीनों के तीनों ऑप्शंस है। द फर्स्ट टू कौन से थे, ऑल अलोन और सिटिंग और द बर्ड आर क्लियरली इनकरेक्ट, वो क्लियरली इनकरेक्ट थे, बिकॉज स्पीकर से पीपल ऑफन थिंक, वो कह रहा है भी बंदे सोचते हैं ऐसा भी उनको रेस्क्यू करना चाहिए, लेकिन जो मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा उन्होंने लिख दिया भी उनको चाहिए शुड रेस्क्यू करना जो क्लियरली इंजर्ड है। सो ऐसे नहीं करना, एक बार सुनने के बाद जल्दी जल्दी आंसर नहीं लगाना। पहले स्ट्रेटजी तो ये है। स्ट्रेटजी नंबर 2, नो डैट आंसर मे कम इन डिफरेंट ऑर्डर। नो डैट आंसर मे कम इन डिफरेंट ऑर्डर। कई बार क्या होता है भी, मान लो भी 3 ऑप्शंस बोलती, अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अनलाइक द अदर क्वेश्चन टाइप इन आइल्स लिसनिंग, मल्टीपल क्वेश्चन डोंट नेसेसरी हैव देयर आंसर चॉइस कमिंग इन द सेम ऑर्डर। ऐसा नहीं होगा अगर उसने भी A, B, C ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऐसा नहीं होगा वो पहले A बोलेगा, B बोलेगा, C, क्या पता वो पहले C बोल दे, क्या पता वो पहले B बोल दे। सो इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए, ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस के साथ आएगी। कभी भी ये नहीं सोचना भी यार सी कैसे पहले बोल दिया, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। हो सकता है भी पहले 2 मिस करके वो सीधा तीसरे पे बोल दे, अगर ऐसा हुआ तो ज़्यादातर चांस होते हैं भी जो उसने ऑप्शन बोला है वही आंसर होगा। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्डर में भी आंसर आ सकते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 3, माइंड डैट क्वेश्चन डैट आर ऑफन पैराफ्रेज। पैराफ्रेजिंग का ध्यान रखना है। कैसे, पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब है, पैराफ्रेजिंग का आपको पता ही है भी क्या मतलब है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, यू शुड नॉट वेटिंग फॉर 100% मैच। ऐसा नहीं देखना भी 100 का 100% ही वहाँ पे ऑप्शन आए भी, जो ऊपर लिखा है वो तो आया ही नहीं, आप रोला डालो ये तो आया ही नहीं था, ऐसे नहीं होता। द आंसर चॉइस कैन डिफरेंट फ्रॉम वट यू हियर एंड इट कैन बी पैराफ्रेज। ये पैराफ्रेजिंग हो सकती है। कैसे, वट इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन बैक्टीरिया। बेस्ट वे क्या है प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन बैक्टीरिया से। सो ऑप्शंस आ गई, फॉलोइंग हाइजीन रूल्स, फॉलो करना पड़ेगा हाइजीन रूल्स को, यूजिंग एंटीबायोटिक्स, या फिर विजिटिंग डॉक्टर रेगुलरली, या फिर हमें रोज़ या रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या बोल रहे हैं वो, वी ऑल नो, यहाँ पे अपनी लिसनिंग शुरू होगी। वी ऑल नो डैट सम बैक्टीरियाज कैन बी डेंजरस एंड कॉज डिसीज। ठीक है, बट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। सो अपना क्वेश्चन प्रोटेक्शन वाला, तो यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा प्रोटेक्शन की बात होगी। अब अपने आंसर आएंगे भी, अपने को कैसे
बेस्ट, अब आपके दिमाग में होना चाहिए मेन कीवर्ड है बेस्ट वे। सो क्या पता वो बेस्ट की जगह पर कुछ और बोल दे, पैराफ्रेजिंग भी हो सकती है। सो देखते हैं। वेल अ लॉट ऑफ पीपल वुड आंसर डैट यूजिंग, बहुत सारे बंदे, ये देखो आपको यार डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कहते करते हैं। लॉट ऑफ पीपल आंसर, बहुत सारे बंदे इसका आंसर ऐसे देंगे डैट यूजिंग एंटीबायोटिक विल किल द पैथोनिक माइक्रोब्स। बहुत, उसने ऐसे नहीं कहा भी हाँ भी उनको किल करने, मतलब किल करने से ही बंदे बचेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं भी बहुत सारे बंदे ऐसा सोचते हैं, भी बहुत सारे बंदे ऐसा आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का भी अगर आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे तो किल हो जाएंगे माइक्रोब्स। हाउएवर एंटीबायोटिक, यहाँ पे इसने कोई भी अभी तक ये नहीं लिखा भी बेस्ट वे अभी तक नहीं आया। सो अपना कीवर्ड पे फोकस करना है, बेस्ट वे। सो हाउएवर एंटीबायोटिक्स यूजिंग एंटीबायोटिक अब्यूज़ कैन बी डेंजरस टू द पीपल्स हेल्थ, कह रहे हैं भी एंटीबायोटिक भी पीपल की हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। इनफैक्ट बेस्ट वे अब आया है, बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्शन इज प्रिवेंटिंग द डिसीज बाय कीपिंग योर सेल्फ क्लीन एंड वॉशिंग हैंड्स बिफोर यू ईट। सो ऐसा क्या चीज़ होती है अभी हैंड्स को अच्छे से साफ़ करना और अपने आप को साफ़ रखना। अब इन्होंने क्या है, यूजिंग एंटीबायोटिक्स तो मना कर दिया, ठीक है, डॉक्टर्स की तो बात ही नहीं हुई। अब आप कहोगे भी सर इन तीनों में से जो उसने बेस्ट वे इसमें बताया भी हाथ साफ करने हैं और अपने आप को क्लीन रखना, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। यही तो रूल होते हैं ना, हाइजीन रूल को फॉलो करना। सो डायरेक्ट आंसर ऐसे नहीं आता, इनमें कई बार पैराफ्रेजिंग भी आ जाती है। सो आपको यहाँ पे क्लीन, वो अपने क्लीन करना है अपने आप को, हैंड्स को वॉश करना है, ये रूल्स ही तो होते हैं ना। सो यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं था हाथ साफ करने हैं, अपने आप को साफ करना है, लेकिन ऑप्शन था फॉलोइंग द हाइजीन रूल। सो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो MCQs में इन बातों का ध्यान रखना है आपने। आगे से कभी भी आपने दो चीज़ें सीखी, पहली चीज़ आपने सीखी कि कभी भी मैंने जो पहला ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो सुनेगा उसको देखकर जल्दी से आंसर नहीं लगाना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सुननी है। दूसरा आपने सीखा भी ऑर्डर डिफरेंट आंसर आ सकता है, क्या पता सीधा सी बोल दे, क्या पता बी। और तीसरी जो ट्रिक है वो आपने ये सीखी भी पैराफ्रेज करके भी आंसर आ सकता है। सो इन चीज़ों का आपने MCQs में ध्यान रखना है। ओके, सो ये थी अपनी आज की लिसनिंग की क्लास। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रीडिंग। रीडिंग में आपको मैंने कहा था भी आज आप लेकर आएंगे मैच द हेडिंग्स। सो अपने पास लिसनिंग रीडिंग है, ये रीडिंग। सो यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं वो पैसेज नंबर 2 की हैं, ठीक है। पैसेज नंबर 2 14 to 18 हेडिंग्स हैं। पैराग्राफ A, पैराग्राफ B का आंसर दिया हुआ है, C, D, E अपन ने ढूंढनी है, और F का भी आंसर दिया हुआ है और G का भी। सो पैराग्राफ F का आंसर है 5th, ये लो, और B का है 4th, मतलब 4th 5th गए। अब आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। एक चीज़ ये है कि मान लो इन द केस आपके पास हेडिंग्स आ गई और ऐसे हेडिंग्स के आंसर दिए हुए हों जिनके, जैसे ये 2 क्वेश्चन के आंसर दिए हुए ना, F के और B के, F और B। अब आप क्या करोगे, आप इनको पढ़ोगे ही नहीं, आपने क्या करना है, इनको छोड़ ही देना है, ऐसे नहीं करना। कई बार क्या होता है 100% श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी है 80% प्लस भी। ये जो आंसर होते हैं ना, मान लीजिए B का ऑप्शन 4th है, आपने क्या करना है, सबसे पहले B ही पढ़ना है। B का एक बार पढ़ के जल्दी और आप देखो भी ये जो 4th आंसर कैसे लगा। अगर तो ये आपका स्टार्टिंग से लगा है तो 80% चांस है आगे वाले जो भी पैसेज आएंगे उनका आंसर भी स्टार्टिंग से लगेगा। अगर इसका आंसर बीच में से सारा पैसेज पढ़ने से लगा है तो 100 मतलब 80+ चांस है भी दूसरे पैसेजेस भी ऐसे आएंगे जिनका पूरा पैसेज पढ़ने से लगेगा। और अगर आपका ये आंसर लास्ट से है तो 80+ चांस है भी आगे वाली जो हेडिंग्स हैं उनका आंसर भी ऐसे ही लगेगा। सो आपने इन एग्जाम्पल को एज ए चीटिंग लेना है, चीटिंग करनी है। इन्होंने भी आंसर लगाया कैसे है, ठीक है। सो मैं एक बार आपने इस चीज़ को ट्रिक को
अप्लाई करना है, क्योंकि ये 100% सही नहीं होती है, कई बच्चों के लिए हो भी जाती है, कईयों के नहीं। सो मैं आपको यहाँ पे तो नहीं अप्लाई करूँगा, लेकिन आपको एक बार कहूँगा भी आपने क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपने इसको अप्लाई करके देखना है। अगर आपके काम आती है तो रखो, नहीं तो मैं तो जो प्रॉपर IDP इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको पैसेज यहाँ पे करवाऊँगा। सो सबसे पहले आपने हेडिंग्स की जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है उनको रीड करना है। सो रिमेंबरिंग द पास्ट मोर क्लियरली। सो ऐसा पैसेज जहाँ पे रिमेंबरिंग का मतलब होता है याद करना पास्ट को बड़ी अच्छे तरीके से, मतलब कोई अच्छे तरीके से पास्ट को याद कर रहा होगा इस पैसेज में, है ना, भी मेरी पास्ट में ये हुआ वो हुआ। ओके, तो ऐसे इमेज बनानी है, आपने भी मेरे साथ इमेज बनानी है, पास्ट को याद किया, है ना, भी मैं छोटा था तो ऐसा था, ये ऐसा था वैसा था, ऐसे आपने इमेज बनानी है मेरे साथ। सेकंड इज ब्रिंगिंग बैक द पेनफुल मेमोरीज। मतलब ब्रिंगिंग बैक मतलब पुरानी यादों को, पुरानी यादें कौन सी, पेनफुल मतलब जहाँ आपको कोई, मतलब पेनफुल का मतलब आपको पता ही है, जहाँ आपको पेन हुआ हो, कहने का मतलब है दर्द भरी यादें, दर्द भरी यादें, क्या पता किसी की कोई चोट लगी हो, कैसे वैसे ऐसी कोई यादें होंगी, उनको वापस लाना। ओके, ओरिजिनली ए अलार्म सिग्नल। अलार्म सिग्नल क्या होता है, कोई एक सिग्नल, अलार्म मतलब किसी चीज़ का अलार्म, मतलब कोई सिग्नल की बात हुई होगी। रीइंफोर्सिंग वन सेंस विद अनदर। रीइंफोर्सिंग का मतलब है ज़्यादा जोर देना, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग करना एक सेंस को। सेंस कौन सी होती है, सेंस आप कह सकते हैं सोचने की सेंस भी हो सकती है, टेस्ट की सेंस, फील की सेंस, मतलब एक सेंस को, वन सेंस विद अनदर, उसको स्ट्रॉन्ग करना दूसरी के साथ। ओके, ऐसे कोई बात होगी। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिवीलिंग द पास्ट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करना, रिवीलिंग द पास्ट को रिलीव होने से बचाना, भी उसका पास्ट रिलीव ना हो जाए उसको बचाना। कोई तरीके होंगे इसमें, है ना, कि पास्ट को ऐसे बचा सकते हैं रिवील होने से। ओवर राइडिंग द पावर ऑफ साइट एंड साउंड। साइट एंड साउंड की बात हुई होगी। कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। कन्फ्लिक्टिंग व्यूज का क्या मतलब, कन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है अलग विचार। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं। जैसे डिस्कस बोथ व्यू नहीं आता अपना टास्क का, उसमें वो कन्फ्लिक्ट करते होते हैं भी कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं लेकिन कुछ सोच रहे हैं ऐसे। सो ऐसी बातें हुई होंगी भी, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसे कह रही हैं, कुछ ऐसे भी अपोजिट होंगी। कन्फ्लिक्ट का मतलब अपोजिट व्यू। सो आपने क्या करना है, ऐसे करना है। सो आप पैसे नंबर 1 पहले फर्स्ट ट्रीज करते हैं, अरोमा थेरेपी। फॉलो योर नोज। नोज की आई थिंक चीज़ होगी, फॉलो योर नोज। अरोमा थेरेपी इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कम्प्लीमेंट्री थेरेपी इन द नेशनल हेल्थ सर्विस। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है थेरेपी। डॉक्टर यूज इट मोस्ट ऑफन फॉर ट्रीटिंग द डेमेंटिया। डॉक्टर्स जो इनको यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ये कोई बीमारी होगी उसको क्योर करने के लिए। फॉर एल्डरली पेशेंट हु हैव डिफिकल्टी इंटरेक्टिंग द वर्बली एंड होम कन्वेंशनल मेडिसिन लिटिल ऑफ थेरेपी बेनिफिट फ्रॉम बेटर स्लीप। वो कह रहे हैं भी ये जो चीज़ है ये बेटर स्लीप के लिए, मोटिवेशन के लिए, लेस डिस्टर्ब बिहेवियर के काम आती है, किन के लिए, जो एल्डरली पीपल हैं। ओके, सो थिंकिंग गोज बट द लास्ट ईयर, कह रहे हैं जो लास्ट ईयर क्या हुआ, ए सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ हेल्थ केयर डाटाबेस, रिव्यू निकाला हेल्थ केयर डाटाबेस ने, फाउंड, उसने क्या दिया, नो एविडेंस दैट एरोमा थेरेपी इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट। उसने कहा भी पहले लोग कह रहे थे भी ये सबसे ज़्यादा थी, मतलब अपने डेमेंटिया के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन उन्होंने कह दिया भी इसका कोई भी इफेक्टिव वे ही नहीं है। नो एविडेंस, यहाँ पे कोई एविडेंस ही नहीं मिला भी ये जो एरोमा थेरेपी है ये डेमेंटिया के लिए यूज़फुल है। ठीक है, अदर फाइंडिंग्स ने ये सजेस्ट किया भी अगर इफ़ यू बिलीव डैट इट विल वर्क, कहते हैं भी अगर आपका विश्वास होगा ना इस पर तभी काम करेगी। ठीक है, और अदर रिसर्च ने शो कर दिया भी ये एनिमल्स के लिए काम कर रही है। सो इसमें क्या है, 2-3 आपको व्यूज़ बता दिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं भी डेमेंटिया को सही करती है, कुछ कह रहे हैं भी नहीं ये डेमेंटिया को सही नहीं करती, कुछ कह रहे हैं ये एनिमल्स पे वर्क कर रही है, कुछ कह रहे हैं भी ये मतलब तभी वर्क करेगी अगर आपका इस पर बिलीव हो। 4 चीज़ें आ गई यहाँ पे। सो आप अब आपके दिमाग में कौन सा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। मैंने बताया था कुछ, पास्ट की बात हुई नहीं हुई, पास्ट मेमोरी, पेन मेमोरी नहीं हुई, सिग्नल की बात नहीं हुई, सेंस नहीं हुई, प्रोटेक्शन नहीं हुई, साउट एंड साइंड नहीं हुई, कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़, कुछ लोग ये कह रहे हैं कुछ वो। सो ऐसे आपने करना है। सो इसका आंसर सीधा सीधा आ गया ये। सो इस तरीके के साथ आपने हेडिंग्स लगानी है। अगर आपके माइंड में इमेज बनी हुई है चीज़ों की हेडिंग्स की, तो आपकी हेडिंग कभी गलत नहीं होगी।
ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने बी पैसेज पढ़ लिया, अब आप पढ़ते हैं पैसेज नंबर सी। ओके, सो दोबारा आप सी पैसेज दोबारा रीड करते हैं। द हार्डली सरप्राइजिंग हर थिंग गिवन हाउ द ब्रेन हैज़ इवॉल्व द वे आई लाइक टू थिंक इमोशन ये सेम थिंग्स ने। द पार्ट ऑफ द ब्रेन डैट कंट्रोल द इमोशंस ग्रू पार्ट कंट्रोल स्मेल की बात हो रही है। एक्सप्लेन मेमोरीज की भी बात हुई। फॉर अडोर्स आर एसोसिएटेड विद इंटेंस इमोशंस एंड ए सिग्नल टू अप्रोच द वर्ल्ड। सो मैं जे सीधी सीधी जी गल करा, उन्होंने क्या वा भी बिकॉज स्मैल वॉज इनिशली ए सर्वाइवर स्किल सीगी, ए सिग्नल सीगा टू अप्रोच और टू अवॉइड भी कित्थे आपां पहुंचना ते किहनूं आपां अवॉइड करना। सो एज इत्थे जिहड़ी मेन गल हो रही है भी जे आपां नूं कोई एवें दा सिग्नल मिले, जो आपां नूं कोई स्मैल आउंदी आ वो एज ए सिग्नल काम करती है। सो सिग्नल वाला तुहानूं पता ही है, सिग्नल वाला सीधा सीधा आ सीगा। सो इहदा सीधा सीधा आपां थर्ड लगा लांगे। सो एवें तुसीं करने आ अपनी हैडिंग्स। तो आपां एक दी होल डी ते ई रह गई, आपां जल्दी जल्दी कर दिंदे आ, ये वीडियो लंबी हो जूगी। नहीं तो एरिक वेटमैन ए साइकेट्रिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ डॉक्टर्स हैव लॉन्ग नोन अबाउट द पोटेंशियल ऑफ स्मैल। डायरेक्टर्स में ज़्यादा कह रहे हैं लॉन्ग नोन अबाउट द पोटेंशियल ऑफ स्मैल टू एक्ट एज ए ट्रोमैटिक रिमाइंडर। ट्रोमैटिक रिमाइंडर्स इत्थे एक वर्ड सीगा यार, बीइंग द पास्ट मोर क्लियरली पेनफुल मेमोरीज। ओके 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 ठीक है। बट द एविडेंस हैज़ बीन largely in the last year documents describing the post traumatic stress disorder in the patient is certain a smell triggered their flashbacks ਤੇ reminder ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ। flashback itself ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਡ ਟੂ ਥੈਰੇਪੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਏ ਪਾਸਟ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰਫੁਲੀ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਬੈਕ ਦਾ ਪੇਨਫੁਲ ਮੈਮਰੀਜ਼। ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਪੇਨਫੁਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਾਸਟ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਾਈਡ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਆਫਟਰ ਦਾ Rampton presented the findings, his doctor's audience told him how they turned this association to put in a good use. PTSD patients undergo group therapies, but the therapies itself can expose them to the traumatic reminders. Some clinical put a strip of vanilla. ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੈਨੀਲਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, strong pleasant everyday or such as coffee. Okay, knows and they have continuous effective patient पर इधर देखो. So armed, the patient seems to be better protected against flashback. ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਪੇਨਫੁਲ ਯਾਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕਸ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਨਫੁਲ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਦਾ ਪਾਸਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਮਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪੂਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਡਿੰਗਸ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟ 2 ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟ 2 ਕਿਊ
क्यू कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਵਾਲੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ, ਪਰਸਨ ਵਾਲੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 15-20 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਆਇਲਸ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਊਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਦੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਊਂਗਾ, ਪਰਸਨ ਵਾਲਾ, ਪਲੇਸ ਵਾਲਾ, ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ, ਓਕੇਜ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੀ ਦੁੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੇ ਪਰਸਨ, ਪਲੇਸ, ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਓਕੇਜ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਸਨ ਦੀ। ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 20 to 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣ ਜਾਣਗੇ, 7 ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਜੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪਲੇਸ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਆਰ, ਪਰਸਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ instances in my life when I got opportunity। मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, describe your favorite singer। I got opportunity to meet with various types of singer। various ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। various types of singer ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬਦਲਣਾ ਵਾ। बट टूडे बाकी सारी चीज़ सेम रहूगी, सारे पर्सनैलिटी। टूडे आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब या लाइक टू टॉक अबाउट वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। इत्थे जो भी तुसी दलजीत दोसांझ का नाम ले लोगे, हू हैज़ एन इंडेलेबल होंदा ना भुल्लण वाला इंप्रैशन ऑन माई माइंड। सो जिन्ने भी परसन तो रिलेटेड क्यू कार्ड ने उन्होंने अगे सारे दे गया लगूगी। मान लो थोड़ा आ गया भी थोड़ा कोई नेबर या कोई परसन जो स्मार्ट वे ना थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता। तुम लिखो देयर आर मैनी इंस्टेंसेस इन माई लाइफ एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू मीट विद द various type of smart people, but today I would like to describe one of my favorite personality, my father, his name is this, who has an indelible impression on my mind। सो इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਲੈਂਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਊਗਾ। ਪੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨੇਮ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਐਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣੇ ਫੀਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਣੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰ, ਹੀ 6 feet ਟਾਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫਿਟਨੈਸ ਫ੍ਰੀਕ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਜਿਮ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਫੀਚਰ ਫਿਟਨੈਸ ਫ੍ਰੀਕ। ਈ ਤੋਂ ਦੱਸਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੇਚਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ, ਹੈਲਪਫੁਲ, ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਸਟੋਰੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ। ਟੀ ਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ। ठीक है, देर आर मैनी इंस्टेंसेज इन माई लाइफ वैन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू मीट विद द वेरियस टाइप ऑफ सिंगर्स, बट टूडे आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, मिस्टर दिलजीत दोसांझ, हु हैज़ एन इंडेलिबल impression on my mind। Actually he is 27 years old and he is from the Patiala and he had completed his education from Patiala University from the Punjabi University Patiala in BTech engineering। ठीक है, and he is a professional Punjabi singer। ठीक है, now he is also pursuing in the Bollywood as well as Hollywood in the various types of movie। Actually he is a good actor also। ठीक है, recently he had released his one of the
ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਮੂਵੀ ਪੰਜਾਬ 1984 ਠੀਕ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਐਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਹੋ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਫੈਨ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਿਕਚਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ 6 feet tall, okay, he is fitness freak, he love to do the yoga, he usually do and he is also a foodie person। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ foodie ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। he love to eat the various types of new foods and foreign foods also। actually he is very down to earth as a nature, he is very friendly and a polite as well as humble person ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਟੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। actually couple of month ago I got a chance to attend his live concert where I met with him personally। he also gave me his autograph and I also told him that I was also have a great interest in singer। उन्होंने मैंने बहुत चीज़ें दसियाँ। he told me about some secrets about the singers and also support me a lot। that was the great moment for me that it was like my dream come true। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। thinking I felt that one of the best and amazing personality in all over the world। I also think that in future I can adopt one of his features like humbleness and his hard work and which also help me to get success in my life। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਡੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ 9th of January ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 4th January ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡੈਮੋ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 86 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ WhatsApp ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡੈਮੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੈਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡੈਮੋ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ Day 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।